Chaudhary, you want to say something? धन्यवाद सभापति जी। मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले के संबंध में अपनी बात रखना चाहूँगा। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुँची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गाँव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको सशक्त करने वाला फैसला लिया। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सहयोग से गए सांसद जयंत चौधरी 10 फरवरी 2024 दोपहर को जब बोलने खड़े हुए तथा भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर देश में दिवाली मनाने की, गुड़ बंटने की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सदन में हल्ला हो रहा था। यह हल्ला जयंत के उस बदले रवैये के खिलाफ था, उस पलटी मार राजनीति के खिलाफ था जिससे जयंत गुजर रहे थे। यह हल्ला दिल तथा दल जीतने की उस ताकतवर मुहिम के खिलाफ था जो केवल और केवल सत्ता को ही अपना चरित्र समझ बैठी है। यह हल्ला उस उठापटक के खिलाफ था जो भारत रत्न की साख को दांव पर लगाकर सत्ता में बना रहने के लिए की जा रही है। इस राजनीतिक उठापटक, इस घटना चक्र के बीच संसद के उच्च सदन में एक बार स्थिति ऐसी आती है कि पीठासीन सभापति जगदीप धनखड़ को कहना पड़ता है कि यह एक परिवार का मसला नहीं है, ठीक कर्पूरी ठाकुर की तरह। यह कहते हुए राज्यसभा के सभापति यह भाव संप्रेषित करते हैं कि यह देश का मसला है। जब राज्यसभा के सभापति यह कहते हैं कि यह देश का मसला है, तो फिर देश को भी जरूरत है, हक है कि वह इस मसले पर बात करे। जयंत चौधरी सदन में कहते हैं कि चौधरी साहब मेरे अकेले के नहीं हैं, एक पार्टी के भी नहीं हैं, सबके हैं। वे कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। यह बड़ा फैसला है, बड़ी जीत है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि यह कौन सी जीत है, भारत रत्न पाने की या फिर आगामी चुनाव के बीच दल बदल की सही स्थिति बनने की। इस जीत के बीच में सदन के हल्ले में सभापति महोदय का उत्साह और बयान देखने लायक थे। वे बार बार किसान तथा व्यक्तिगत भावनाओं, दिल की बात करते नजर आ रहे थे। आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है। आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है। एक सभापति ने, सुनिए पहले, एक बैठिए। राजनीति जानने वाले तथा समझने वाले इस पल को कैद होते देखकर भारत रत्न की इस नई परिभाषा को भी समझ रहे हैं। सदन में स्थिति तब और विचित्र हो जाती है जब सांसद जयंत कहते हैं कि सभापति महोदय, आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया है, आपने मुझे संरक्षण दिया है। सवाल उठता है कि यहाँ संरक्षण शब्द का कौन सा अर्थ निकाला जाए, वह जो शब्दों में है या फिर वह जो शब्दों के बीच में राजनीति के रास्ते की ओर ले जाता है। इसी अर्थ विस्तार के बीच से जयंत कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह में इंदिरा गांधी की करिश्माई शक्ति की तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने की ताकत थी। जयंत ने अपने दादा चौधरी चरण सिंह से शास्त्री को भी जोड़ा। वे कहते हैं कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक, चारित्रिक गुणों को अपनाया। जयंत ने उनका संबंध एस.डी. देवगौड़ा जैसी पहचान से भी जोड़ा। जयंत इसी विस्तार में उत्साहित होते हैं तथा उत्साह में सदन में कह जाते हैं कि मौजूदा सरकार तथा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में भी उन्हें चौधरी चरण सिंह की झलक नजर आती है। उनका काम देखकर चरण सिंह जी की बोली याद आती है।
वे कहते हैं 10 साल विपक्ष में रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सवाल यहाँ भी कहाँ थमने वाला है। सवाल तो नई राजनीतिक पारी के आरंभ के ऐलान के बाद के जनमानस को समझने का है। सवाल तो नेताओं को समझने का है। जयंत कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही बंटे रहे तो नेताओं को समझ नहीं सकेंगे। सच्ची तो कह रहे थे जयंत। क्या जयंत को एक बड़ा तबका अब तक समझ पाया? क्या वह नहीं कहता रहा कि जयंत ही चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी बन सकते हैं? ये अजीत सिंह से अलग किस्म के हैं, ठीक दादा पर गए हैं। क्या यह समझना तथा आज का समझना एक है? जयंत कहते हैं कि हमें लेफ्ट राइट सेंटर में बंटे रहे तो नेताओं को समझ ही नहीं पाएंगे, यानी कि बंटना छोड़िए और दिल जीत को प्रस्तुत हो जाइए। क्योंकि स्वयं जयंत चौधरी कई दिनों से दिल जीतने और जितवाने की फिराक में थे। इंडिया गठबंधन से आगे समाजवादी पार्टी में सीट समझौते में कहीं कोई विघ्न नहीं आ रहा था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जितनी सीट जयंत मांग रहे थे या पहले जितनी थी, उन पर लगभग सहमत थे। तो फिर जयंत क्या करे? उस अखिलेश को कैसे जवाब दे जिसने हर ओर से हार मिलने के बाद बड़ा दिल दिखाकर कहा था कि जयंत संसद में रहेगा, समाजवादी पार्टी सहयोग कर उसे राज्यसभा में भेजेगी। जयंत कैसे अखिलेश को जवाब देते? कैसे किसानों को समझाते? कैसे पर्दे के पीछे चल रही राजनीति को सार्वजनिक कहते कि मोदी है तो मुमकिन है? ऐसे में जयंत ने अपने पिता अजीत सिंह के कौशल को अपनाया तथा एक क्षण नहीं लगाया बयान देने में। जब उधर भारत रत्न का ऐलान हुआ, तब इधर जयंत ने कहा कि अब भी एनडीए में यानी मोदी के साथ जाने पर कोई सवाल बाकी रह गया है क्या? मैं किस मुंह से इनकार करूं? दिल जीत लिया मोदी जी ने। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश के मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल? ऐसे में जनता सवाल क्यों न करे कि जयंत चौधरी का दिल क्या इतना सहज और सरल है कि वह मात्र एक भारत रत्न देने से जीता जा सकता है। जयंत चौधरी का दिल इतना ही नाजुक है कि वह टिकैत बंधुओं के परंपरागत संबंधों के बीच से अजीत सिंह जी के उस अंतिम आह्वान को भूल जाएं, जब कहा गया था बात किसान की अस्मिता पर आएगी तो किसान सब कुछ भूलकर कूच कर देगा और रातों रात निकलकर किसान नेता की आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। या फिर जयंत चौधरी का दिल इतना ही भोला है कि वह जान न सके कि साल भर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को या शहादत पाए 700 किसानों को भूल जाए। या फिर जयंत चौधरी का दिल इतना सुलभ है कि उसे जीत लिया जाए तथा वह महिला पहलवानों के साथ हुए दुर्व्यवहार और उनकी लड़ाई को भूलकर महिला सशक्तिकरण की रहनुमाई बताते हुए सरकार की वाहवाही कर बैठे, कुचल कर मारे गए अपने ही प्रांत के किसानों को भूल जाए। या जयंत के लिए हाथरस में लड़कों ने लाठियां खाई, वो भूल जाए। जयंत सदन में कहते हैं, मैं अपनी तरफ से ऋणी हूं और कहना चाहता हूं कि एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी सरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है। पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न को मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आईं,
जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनको इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। जमीन बचाने की लड़ाई लड़ते किसान जब दिल्ली की तरफ कूच करने की फिर से तैयारी कर रहे थे, तब रणनीति बनाने में लगी एक सरकार को चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन याद आते हैं, तथा उसी याददाश्त के बीच से जयंत चौधरी कह उठते हैं कि यह सरकार ही वह सरकार है जो जमीनी सरकार है, यह सरकार है जो जमीन की आवाज को समझती है। तो फिर क्या देश का आम किसान, कमेरा तबका, मजदूर, दलित, आदिवासी ऐसी जमीनी सरकार के जो सच रोजाना सामने रख रहा है वह झूठ है? कतारबद्ध आम आदमी जो सड़कों पर रोजाना लड़ रहा है वह क्या झूठ है, या फिर वह भारतीय आम नागरिक नेताओं को समझ नहीं पा रहा है? सवाल तो बड़ा है ही, पर ऐसे ही मौकों से सभी सवालों के जवाब सामने आते हैं। ऐसे जवाब पाकर नेताओं के सहारे से आगे आदमी अपने रास्ते स्वयं बनाने में जुटता है। तभी तो देश खड़ा है, तभी तो चौधरी चरण सिंह सबके सम्मानीय बने हुए हैं। सब उनको इज्जत से देखते समझते हैं। वे अगर आज होते तो शायद ऐसे सम्मान को स्वीकार करते, उसूलों को दांव पर नहीं लगाते। इस्तीफा देकर निकलने वाले चरण सिंह सदन में जाने का मोह न पालते। इस बाबत भारतीय किसान यूनियन असली के किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह द न्यूज लॉन्चर को बेबाकी से कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह की विरासत सौदेबाजी के हवाले नहीं हो सकती। जयंत को समझना होगा तथा समझना ही होगा। 1 जनवरी को कानून लागू होता, वो 31 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी और समिति पास कराने में, हिंदुस्तान की तमाम पार्टी शामिल थी उसमें, और अकेला व्यक्ति हटाने के लिए, उस पुराने कानून लाने के लिए और नया रोकने के लिए 3 बार अध्यादेश लाया। तब भी हम खड़े हुए, हम लड़े, पूरा भारत लड़ा और 3 बार अध्यादेश पास हो रहा सभा में, तब वो नया लागू हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ आज कि हमारे निपटा जाते हो। और ये जयंत चौधरी बात करते हैं, ये मैं आज पूछा जाता हूं, इसका स्वागत पूरा देश करेगा। हमारे बसिया हो, ज्यादा बड़े बसिया हो चरण सिंह, इनके नहीं पिताजी, वो हमारे भी बसिया हैं। लेकिन क्या हुआ हाथरस में? हाथरस क्या हुआ? अगर वो 25-30 लड़के अपने सीने पे, अपने कंधों पर लाठी नहीं खाते, 50 लाठी खाई के लड़के ने, आज जयंत होते क्या? करता हूं दिया उस लायक थे, इस लायक। लेकिन चरण सिंह को मिटाने में इन संघियों ने पूरी ताकत लगाई है और ये मिटा रहे हैं आज भी। अरे बता रहे हैं मिटा रहे हैं लोग। और जयंत नहीं समझ रहे बात को। जयंत को खत्म कर दिया था इन्होंने जब दंगा करा मुजफ्फरनगर में। जयंत का वोट बैंक क्या था? एक वोट चला गया सपा में, एक चला गया भाजपा में। और मैं आज लिख कर दे रहा हूं, जयंत चौधरी जाए बीजेपी के अंदर, 6 महीने बाद एहसास हो जाएगा उन्हें। जयंत चौधरी अपने बल पर फिर बाद में एक सीट निकाल सकते, क्योंकि जो वोट बैंक है वो किसी और शिफ्ट हो जाएगा और भाजपा की आदत है ये। जयंत हो, नीतीश हो या फिर अन्य, यह भारतीय राजनीति के एक त्रासदीपूर्ण समय का हिस्सा है। दल बदल की त्रासदी, गठबंधन बदल की त्रासदी के बीच से यहाँ कोई नेता अपना हासिल भरोसा, कमाया विश्वास एक झटके में गंवा बैठता है। भले ही केवल पद तथा जीत के समीकरण को ढूंढते हुए वह सोच समझकर अपने कदम बढ़ाए, फिर भी यह समय तय करेगा कि सब कुछ हासिल कर भी सब कुछ खोया जा सकता है या कमाया जा सकता है, पर यह तो तय है कि सब कुछ पाकर भी साख के लिए तरसा जा सकता है। खोई साख फिर से नहीं हासिल की जा सकती। अगर हासिल होती है तो उसे फिर से कमाने में सालों साल लग जाते हैं। पर हाल फिलहाल तो देश ने जो देखा है उससे लगता है कि जो जयंत ने कमाया था, जो भरोसा साधारण से साधारण किसान का जुड़ा था, वह खंडित हुआ है। भले ही उन्हें सत्ता, सदन के सभापति से कोई संरक्षण प्राप्त हो या न हो, जनता के बहुमत की राय तो यही कहती है। भले ही वह राय, वह आवाज एक साथ गुंजायमान न हो, पर जिस दिन गूंजेगी उस दिन सभी को सुननी ही पड़ेगी। यह राजनीति है। राजनीति को देखते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए इस सच के बीच भी कि चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व को किसी समझौते के तराजू में नहीं तोला जा सकता। वे महान थे, महान रहेंगे। भारत रत्न मिलने से पहले भी वे वैसे ही आदरणीय थे, उसके बाद भी वैसे ही आदरणीय हैं।
भले ही किसी ने किसी का दिल जीता हो या भले ही किसी ने किसी पर दिल हारा हो। जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता।